हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसके बारे में। तो ये निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है और आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस चाहे आप यूजीसी नेट का सिलेबस देख लें या फिर बात करें तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो दोनों ही सिलेबस में आपको ये टॉपिक जो है पढ़ना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब इस निबंध के माध्यम से जो निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र, वो क्या क्या चीजें कहना चाहते हैं और क्या क्या चीजें आपको इस निबंध के बारे में पता होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इसके निबंधकार कौन है। तो इसके निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। फिर इसके बाद बात आती है इसके प्रकाशन वर्ष की। तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1974 ईस्वी। ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। तो ये किस श्रेणी में आता है? ये निबंध है। और किस प्रकार का है? तो ललित निबंध है। अब इसके माध्यम से लेखक ने क्या बताया है? तो इस निबंध के माध्यम से लेखक की संवेदना द्वारा लोकतंत्र वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। लेखक ने लोक जीवन की अंतर वेदना को राम के राज तिलक के समय की घटना के माध्यम से बताया है। तो लोक जीवन की या व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के मन की जो अंतर वेदना होती है, दुख होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे ये जो तात्पर्य है मुकुट भीगना, तो इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, मुकुट मुकुट क्या होता है? किसी भी राजा का सम्मान प्रतिष्ठा होती है उसकी। अब वो मुकुट क्या है? भीग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो प्रतिष्ठा है, मान है, वो क्या हो रही है? डूब रही है, नष्ट हो रही है। तो यहाँ पर मुकुट के भीगने से तात्पर्य जो है यही है कि प्रतिष्ठा का नष्ट होना। तो यहाँ पर मुकुट भीगना जो है प्रतीकात्मक अर्थ में लिया गया है, ठीक है, प्रतीक के रूप में इसको लिया गया है। इस निबंध में लेखक को दादी का गीत याद आता है। उनकी दादी ने एक गाना गाया था, वो गीत जो है इस निबंध में लेखक को याद आता है, जिसका जिक्र इसमें किया गया है। दो पीढ़ियों के विचारों में अंतर, उनकी सोच में अंतर की समस्या को उजागर किया गया है। तो बहुत सारी कहानियां भी आपने पढ़ी है जिसमें दो पीढ़ियों के बीच अंतर बताया गया है। तो इस निबंध में भी दो पीढ़ियों के बीच जो अंतर है उसका जिक्र किया गया है। इस निबंध में लेखक ने अप्रत्यक्ष रूप से आज के लाखों करोड़ों बेरोजगार राम इस लोक में कैसे दर दर भटक रहे हैं, तो उनके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके अलावा लेखकों के प्रति भी जो है लेखक ने चिंता व्यक्त की है, उनकी समस्या बताया है कि उनका भविष्य कैसा है, इन सभी के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। अब इस निबंध में क्या क्या प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो राम जो है युवा वर्ग का प्रतीक है। देखिए, तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे आपने कामायनी के देखे होंगे, तो कामायनी में प्रतीक पूछे जाते हैं, पद्मावत के प्रतीक पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही इस निबंध में भी प्रतीक है। तो देखिए, राम जो है युवा वर्ग का प्रतीक है, सीता विवाहित युवती का, और मुकुट जो है मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। चलिए, इस निबंध में प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान समस्या युवकों के, अब वर्तमान कौन सी समस्या है कि युवकों के बिना बताए घर से दूर रहने का संकेत देती है कि युवक जो है घर से बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और घर पे किसी को बताते नहीं है। देखिए, घर पे माँ जो होती है वो हमेशा चिंता करती रहती है, या परिवार के जो अन्य सदस्य हो गए, चाहे उनकी पत्नी हो गई, चिंता करेंगे कि घर का युवा अभी तक नहीं आया, इतना लेट हो गया। तो ये जो है वर्तमान की, हम कह सकते हैं आज के युग की भी बहुत बड़ी समस्या है। बड़ों से झूठ बोलना, सिनेमा रात में देखने जाना, इन सब के माध्यम से बताया गया है कि बुजुर्गों को न केवल उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है बल्कि घर की प्रतिष्ठा की भी चिंता रहती है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो दोनों ही चीज़ों की चिंता करते हैं, कि सुरक्षा की भी चिंता है कि बच्चे घर से बाहर है, और घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की भी चिंता रहती है। निबंध में कहा गया है, तो निबंध में ये कहा गया है कि राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस निबंध में क्या चीज माना गया कि राम भीगे तो भीगे, कि राम भीग जाए, यानी जो ये युवा वर्ग है वो भीगे कोई बात नहीं, लेकिन जो ये मुकुट है यानी कि जो मान प्रतिष्ठा है
वो भीगनी नहीं चाहिए और इसकी ही चिंता हमेशा बनी रहती है। चलिए अब आते हैं इसके सार पे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आत्मपरक तथा ललित निबंध है। इस निबंध में निबंधकार के अतिरिक्त कुछ और भी सदस्य हैं जो उसे इस निबंध को लिखने की मानसिकता में पहुंचा देती हैं। वे सदस्य हैं निबंधकार का पुत्र, निबंधकार की पत्नी तथा उनके घर पर मेहमान के रूप में महानगर दिल्ली से आई युवती कृष्णा, जो वहाँ किसी कॉलेज में पढ़ाती है। तो यहाँ पर ये मेंबर्स जो हैं इस निबंध में आपको देखने को मिलते हैं। अब घटना क्या थी? तो घटना इस प्रकार हुई कि निबंधकार के एक सुपुत्र और उनके घर मेहमान के रूप में राजधानी दिल्ली से आई युवा अध्यापिका दोनों उनकी अनुमति से रात्रि में आयोजित एक संगीत समारोह में चले गए। उन्हें कहा गया था कि घंटे अथवा 1.5 घंटे में अवश्य लौट आए। वे नहीं लौटे। आधी रात हुई और वह भी बीत गई। पत्नी काफी नाराज हुई। यह चल ही रहा था कि आकाश में घिरे बादल बरसने लगे, यानी मौसम कैसा था? बारिश वाला था। खूब तेज बारिश होने लगी। प्रतीक्षा करते करते किसी तरह पत्नी सो गई। फिर बारिश भी बंद हो गई, किंतु पुत्र और मेहमान लड़की तब भी नहीं आए। अब तो लेखक का मन बहुत ही उद्विग्न हो उठा। वे तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। चिंता के उन्हीं क्षणों में अपनी दादी और नानी द्वारा गाए जाने वाले एक लोकगीत की निम्नलिखित पंक्तियां लेखक के मस्तिष्क में कौंध गई। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरे सीता के भीजे सिनुरवा, त राम घर लौट ही। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा चिंता की जा रही है कि उनका पुत्र और वो जो मेहमान है दोनों नहीं आई है, और तब उनको तरह तरह की मन में कल्पनाएं होती है, आज हमारे बच्चे या हम भी जिनके बच्चे हैं अगर हम समय से घर ना लौटे तो उनको भी चिंता रहती है कि हम समय से नहीं लौटे हैं। तो यही चिंता यहाँ निबंधकार को भी हो रही है। लोकगीत की इन पंक्तियों की स्मृति ने मन को एक बारगी झकझोर दिया। पिता का मन आज समझ पाया कि माता पिता को अपनी संतान की कितनी चिंता होती है। प्रत्येक माता पिता के लिए उनके बच्चों का कहीं भी बाहर जाना ऐसी ही व्याकुलता का कारण होता है जैसे पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम के वन को चले जाने पर माता कौशल्या का व्याकुल होना। जब वो लोग चले गए तो कितनी व्याकुल हुई होंगी कौशल्या। राम, लक्ष्मण और सीता को प्रत्येक माँ अपने बालक की भांति मानती है। जीवन में घटी छोटी से छोटी घटना का संबंध राम कथा की किसी घटना से लोकचित्त जोड़ देता है। यहाँ भी यही हुआ कि संगीत सभा में गए और देर रात तक न लौटने वाले अपने बच्चों की चिंता में पिता का मन जैसे माँ कौशल्या का मन हो गया। देश में और दुनिया में लाखों करोड़ों माताएं ऐसी हैं जिनके बालक बड़े होने पर बाहर चले जाते हैं और वे उनकी प्रतीक्षा में आंसू बहाती रहती हैं। कौशल्या की भांति व्याकुल होकर यह सोचती रहती हैं कि वर्षा के दिनों में उनके बालक कहीं भीग न जाए, वनवासी राम का मुकुट कहीं भीग न जाए, उनके धनुर्धर भाई का कहीं दुपट्टा भीग न जाए। उन्हें चिंता है कि कहीं उनकी लाडली सीता के मस्तक का सिंदूर बारिश में भीग न जाए। तो जब बाहर बच्चे हमारे हों तो कहीं ना कहीं मन में 10 तरह की चिंताएं होती है। इन्हीं का जिक्र आप देख रहे हैं। राम के मुकुट, लक्ष्मण के पटके और सीता के सिंदूर के भीगने का वर्णन करने वाले लोकगीतों की पंक्तियां अपने पुत्र तथा साथ गई युवती की प्रतीक्षा करने वाले पिता के मन को लोकमन की प्रतिनिधि बना देती है। उनका मन श्री राम की वन यात्रा की कहानी में खो जाता है। वन यात्रा की यह कहानी किसी अनाम और अज्ञात लोक कवि की मानसिक सृष्टि है। लोक मन में जुड़ी श्री राम के वनवास की मर्मस्पर्शी कथा को लोक कवि ने एक नया रूप दे दिया। राम जन जन के पुत्र हो गए। लोकगीत में लोक मन का राम से एक संबंध स्थापित हो गया। इस संबंध की व्याख्या में निबंधकार का ममता भरा मन
वैश्विक विस्तार प्राप्त कर गया। इस लोकगीत में 3 बातें मुख्य है। तो यहाँ जो ऊपर लोकगीत है उसके बारे में बात हो रही है, ये सारी चीजें उसी से संबंधित है कि राम के मस्तक का मुकुट, लक्ष्मण की कमर में बंधा हुआ दुपट्टा और सीता के मांग का सिंदूर। वर्षा हो रही है, मुकुट, दुपट्टा, सिंदूर भीग रहे होंगे। काश राम घर लौट आते ताकि तीनों की इस भीगो भिगो देने वाली वर्षा से रक्षा हो सके। इसके पश्चात निबंधकार राम, लक्ष्मण और सीता से जुड़ी इन 3 बातों की प्रतीकात्मक व्याख्या करता है। उसके अनुसार मुकुट प्रतीक है उदार चरित्र का और महान व्यक्ति के ऐश्वर्य का, जो लोकमन उसे प्रदान करता रहा है। उत्कृष्ट व्यक्ति संसार में निर्वासन की व्यथा भोगता है, फिर भी लोकमन उसका अभिषेक करता है। वनवासी होने पर भी उसे मुकुट पहनाता है और उस मुकुट को भीगने से बचाना चाहता है। इस मुकुट की रक्षा के निमित्त ही राम के साथ लक्ष्मण वन में गए। निबंधकार उनके कमरबंद दुपट्टे को प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक मानता है। तो यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ये था कि जो मुकुट है वो उदार चरित्र और महान व्यक्ति के ऐश्वर्य का था, और यहाँ पर देखिए जो कमरबंद है वो प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक माना है। उदात्त गुणों के ऐश्वर्य के प्रतीक मुकुट की रक्षा भावना कभी सोने न पाए। तो जब तक राम वन में थे, लक्ष्मण जी ने उनकी रक्षा के लिए उनके प्रहरी बनकर जागते रहे कि उनको कोई कुछ ना करे। तो यहाँ पर जो है रक्षा भावना जो है ये माना गया है। कभी मुकुट वर्षा के पानी से भीग ना जाए, तो ये चिंता बनी है। तीसरा प्रतीक है सीता की मांग का सिंदूर। सिंदूर प्रतीक होता है नारी के सौभाग्य का, पति सुख का। सीता तो 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः निर्वासित हुई थी। निर्वासित रहो जीवन भर। सीता भले ही भीगती रहे, पर उनका मांगलिक प्रतीक सिंदूर न भीगने पाए, यानी जो वो सिंदूर है, जो उसके सुहाग का प्रतीक है, उसकी रक्षा होती रहे। तो यहाँ पर देखिए, मानव जीवन और विशेषतः नारी के जीवन की कैसी अभिशाप कथा है यह। कितना भीड़ है कि नायकों की व्यथामय जीवन यात्रा में उसके लिए मंगल कामना। ये जो सिंदूर होता है, जो औरतें लगाती हैं, हमारी महिलाएं लगाती हैं, वो क्या है, जो अपने पति की मंगल कामना हमेशा करती है और उसमें लगाती हैं। उनके प्रति यह मंगल कामना, यह चिंता वास्तव में उसकी अपने प्रति और अपनों के प्रति चिंता तथा मंगल कामना है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए निबंधकार ने लोक जीवन तथा साहित्य में बिखरे हुए सूत्रों का सहारा लिया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि रचनाकार का भावानुकूल मन राम की वन यात्रा से जुड़े अनेक मार्मिक प्रसंगों में भिगोता हुआ सुबह के 4 बजा देता है। तो यही सब सोचता हुआ जो निबंधकार है कि उनके बेटे और वो जो युवती आई थी, दोनों जब बाहर नहीं आते, तो ये राम के प्रतीकों को लेकर, राम के जीवन की जो वन यात्रा थी जब वो गए थे, उन सभी प्रतीकों के बारे में सोचते हुए, उनको लोक जीवन से जोड़ते हुए इसी उधेड़ बुन में क्या है, सुबह के 4 बज जाते हैं। तब कहीं संगीत में रात भर भीगने के पश्चात सुपुत्र का आगमन होता है, कृष्णा भी आती है। तो कृष्णा जो है उस युवती का नाम है। उनके आने के पश्चात भी मन राम की वन यात्रा के कंटकाकीर्ण पथ में अटका रहता है। लोक मन से जुड़ी राम संबंधित स्मृतियों का क्रम जो है चलता रहता है। मुकुट, कमरबंद और सिंदूर को भीगने से बचाने की चिंता में मन अब भी भागता रहता है। बाहर की बारिश सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से इनकी शैली की यह भिन्नता है कि इसमें अधिक आत्मपरकता और भाव प्रवणता, यानी कि जो इनकी निबंध होते हैं उसमें क्या मिलती है, आत्मपरक बातें जो हमें देखने को मिलती है। द्विवेदी जी के निबंध में उनका विद्वत रूप भी झलकता है, जबकि मिश्र जी के निबंध में उनका सहृदय कवि रूप अधिक झलकता है। द्विवेदी जी के निबंधों में प्रायः एक ही विचार विकसित होता हुआ दिखाई देता है, जबकि मिश्र जी के निबंध में भावना की एक रूपता रहती है। तो इसमें क्या है, भावना परक निबंध जो हमें देखने को मिलता है।
साथ ही निबंध के दौरान कई विचार उठते भी दिखाई देते हैं। शैली का यह अंतर दोनों का निजी वैशिष्ट्य है। मिश्र जी भी अपनी बात को प्रभावशाली, आत्मीय और भावप्रवण रूप से प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि निबंध पढ़ते हुए उनके विस्तृत अध्ययन और ज्ञान का बार बार परिचय मिलता है, विशेष रूप से उनके निबंधों में आने वाले उद्धरणों से इसका संकेत मिलता है, लेकिन यह सब उनके यहाँ अत्यंत सहज रूप में आते हैं। उनमें बनावट या विद्वत्ता प्रदर्शित करने का भाव नहीं, वस्तुतः उनके निबंध हमारे विचारों को उतना उद्वेलित नहीं करते जितना हमारे हृदय को। वे हमें एक खास तरह के लालित्य में डुबो देते हैं। उनकी शैली की यही विशेषता है। अब इस निबंध का प्रतिपाद्य आशय क्या है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का केंद्रीय भाव तो मनुष्य मन का वात्सल्य है। एक प्रेम है जो पिता और पुत्र के बीच या पुत्र या माता के बीच हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मनुष्य के मन का वात्सल्य है, प्रेम है। लेकिन इसका विस्तार कई अन्य भावनाओं और विचारों को भी अपने में समेटे हुए है। मनुष्य की बाहरी दशा में चाहे जितना भी परिवर्तन क्यों ना हो, उसके आंतरिक मनोभावों में परिवर्तन नहीं होता। आज से हजारों साल पहले जिस प्रकार राम सीता लक्ष्मण के वन जाने पर कौशल्या का मन तड़पता होगा, क्या आज भी अपनी संतान के लिए माता पिता का मन नहीं तड़पता है? मनुष्य के आंतरिक मनोभावों की एकता का यह सूत्र ही उसे आज भी राम कथा से जोड़े हुए है। इसलिए वह आज भी दर्द से विकल होकर गा उठता है, मोरे राम का भीजे मुकुटवा, कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसी क्रम में लेखक एक अन्य प्रश्न उठाता है। जब राम को निर्वासित किया गया तो उनके राजश्री वस्त्र उतार दिए गए, उनका मुकुट भी। लेकिन इस लोकगीत में राम को मुकुट धारण किए हुए कल्पित किया गया है, यानी इसको कल्पना किया गया। वस्तुतः यह जनमानस में राम का ईश्वरत्व या उत्कृष्टता का भाव है जिसे जनता सुरक्षित देखना चाहती है, जो उनका मान सम्मान है। देखिए, मुकुट तो उनका उतार दिया था, जो राजसी वस्त्र थे वो एक साधारण वेशभूषा में वो लोग गए थे, लेकिन यहाँ पर जो मुकुट है वो उनके जो मान प्रतिष्ठा थी उससे जोड़ा गया है। तीसरी बात लेखक ने इस निबंध में यह कही कि राम का निर्वासन वस्तुतः उनका ऐश्वर्य से निर्वासन भी है, और इस रूप में जिनकी संतान भी ऐश्वर्य से वंचित कर दी गई है, उनका दर्द भी राम वनवास में व्यक्त हुआ है। माता पिता हमेशा अपनी संतान की उत्कृष्टता, सुख और मंगल की कामना करते हैं। मुकुट उनकी इसी कामना का प्रतीक है। इस प्रकार यह निबंध राम के वनवास की कथा के माध्यम से मनुष्य मन के जो वात्सल्य भाव हैं उसके कई पक्षों को उजागर करता है। तो ये था संपूर्ण जो निबंध है उसकी व्याख्या। तो आशा है कि आपको ये निबंध जो है अब समझ में भी आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा कि इस निबंध में निबंधकार ने क्या क्या चीजें हमसे कही है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहली चीज, इस निबंध के निबंधकार कौन है, इसकी विधा क्या है, ये छोटी छोटी चीजें प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रकाशन वर्ष क्या है, इस निबंध के माध्यम से क्या चीजें कही गई है, प्रतीकों के रूप में इसमें क्या क्या चीजें चुनी गई है, और विद्यानिवास जी के निबंध कौन कौन सी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे जनरली आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इस निबंध में क्या कथा है वो भी आपको पता चल गई है। चलिए, अब आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी इसी प्रकार के वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूं। धन्यवाद।